नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम 24 का रण में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत। जी हां, लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। इसी कड़ी में चुनाव से पहले लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहे हैं। चुनावी बेला में जहां सत्ताधारी बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं विपक्षी दल सरकार पर निशाना साधते हुए जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप दिन भर की राजनीतिक खबरें दिखाएंगे। जननायक जनता पार्टी में आज काफी हलचल देखने को मिली और कहीं ना कहीं पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी को कई बड़े झटके लगे हैं। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह के इस्तीफे के बाद कई नेताओं ने भी पार्टी छोड़ दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। उनके साथ पार्टी के और नेता भी शामिल हो सकते हैं। तो ये 5 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जेजेपी में आज जो हलचल रही उससे जुड़ी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो आपको बता दें कि गठबंधन में सरकार थी आम आदमी पार्टी और माफ कीजिएगा बीजेपी और जेजेपी की। गठबंधन टूटा, डिप्टी सीएम हुआ करते थे दुष्यंत चौटाला और उसके बाद पहले तो कुर्सी गई, उसके बाद शपथ ग्रहण में कई विधायक पहुंचे हुए थे, यानी कि अभी भी विरोध के सुर जो है वो पार्टी में नजर आ रहे हैं। दुष्यंत का विरोध किया गया कुछ जगहों पर, कई नेताओं ने जो है पार्टी छोड़ दी, जैसे कि अब निशान सिंह। भले ही कई बार जेजेपी में कई फेरबदल किए गए, लेकिन निशान सिंह अपने पद पर बने रहे, उन्हें नहीं बदला गया था। प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका वो निभाते रहे। कमलेश सैनी जो कि महासचिव रही है, एक महत्वपूर्ण पद पर थी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या और भी जो विधायक हैं वो जेजेपी छोड़ सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जेजेपी की अगर हम बात करें तो 2018 में इनेलो से अलग होकर जेजेपी बनी। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसका गठन किया है। छोटे भाई दिग्विजय के नाम पर रजिस्टर्ड कराई गई है जेजेपी। 2019 के विधानसभा चुनाव में 90 में से 10 सीटें जेजेपी ने जीती थी। विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर बीजेपी से गठबंधन टूटा और कुर्सी गई। अब 2019 में आम आदमी पार्टी के साथ जजपा लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी है। अब देखने वाली बात होगी पार्टी का किस तरह का भविष्य होता है। इधर निशान सिंह ने जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद कहा कि वो अब अपने साथियों से विचार विमर्श कर फैसला लेंगे कि उन्हें किस पार्टी में जाना है। इसके साथ ही उन्होंने जेजेपी से इस्तीफे देने के पीछे की वजह भी बताई है। चर्चाएं नहीं है, हम तो आपके समक्ष बैठे हैं और इस्तीफा दिया है, इसमें कोई शक नहीं। और मौखिक तौर पे दिया है, उसको विधिवत रिटर्न में देने का काम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करेंगे और उसके बाद अपने दोस्तों से मिलकर के अगला कदम क्या होगा उसका निर्णय करेंगे। तो आपके साथ कुछ और भी साथ में जा सकते हैं जेजेपी से, या क्या चाहिए इसके बारे में? देखो, मैं तो उम्मीद करता हूं कि मैं किसी को कहूंगा नहीं कि वो छोड़ करके पार्टी हमारे साथ आए। जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो साथ हैं, वो कितने भी आए, उनका काम है। कांग्रेस में जाने की जो अटकलें लगाई जा रही है मीडिया द्वारा, देखिए, वो आपकी अटकलें हैं ना, मीडिया की हैं। हमारी तरफ से तो कोई अटकलें नहीं है। हमारी तरफ से तो दोस्त जो कहेंगे वो फैसला लेंगे। वहीं जेजेपी में चल रही उथल पुथल के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि निशान सिंह के इस्तीफे की जानकारी नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ओम प्रकाश चौटाला कहेंगे तो हम फिर से एक हो सकते हैं। मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है। मैंने सुबह कोशिश की थी, तब उनका टेलीफोन बंद था। मैंने भी चैनल के माध्यम से ही देखा है कि उन्होंने कहा है कि वर्बली मैंने छोड़ दी और विधिवत रूप से मैं अध्यक्ष जी से मिल करके रिजाइन करके आऊँगा। तो मिलेंगे तब बात करेंगे। हमारे संस्थापक सदस्यों में से एक है। हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि वो ऐसी पोजीशन में हमारे साथ रहें, मझधार में पार्टी को ना छोड़ें। जेजेपी और इनेलो एक मंच पर क्या आ सकते हैं?
अब ये तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है, ये बड़ों का काम है कि वो पहल करें। क्योंकि राव बहादुर सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि इनेलो और जेजेपी को एक करने की कोशिश की जा रही है। अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। नहीं, चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। दिन भी यही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब चौटाला साहब खुद रीथिंक करेंगे, और वो रीथिंक करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आगे गठबंधन किसी पार्टी के साथ हो सकता है विधानसभा और लोकसभा में। निकट भविष्य में क्या होगा इस बात की घोषणा तो आज नहीं की जा सकती। इधर जेजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जेजेपी की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। इससे स्पष्ट है, आप देख रहे हैं जैसे कि पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। 33 पूर्व विधायक हमारी पार्टी में अब तक शामिल हुए हैं इसी 1.5 साल के दरमियान, और सारे पार्टियों से जो विभिन्न जो प्रकोष्ठ है उनसे लोग आ रहे हैं। आज जो उनका एक्स सर्विसमैन सेल है, उनके वाइस प्रेसिडेंट ओमपाल सिंह, उनके नेतृत्व में उनके प्रदेश के पदाधिकारी और जिले जींद के जो पदाधिकारी हैं आज वो शामिल हुए हैं। और ये सीधा सा है कि जेजेपी की तो पूरी तरह से प्रदेश में से विश्वसनीयता लोगों के बीच खत्म हो चुकी है, इसलिए सब असहज महसूस कर रहे हैं। अब जब प्रदेश अध्यक्ष भी कहा, उन्होंने भी उनके साथ चलने से मना कर दिया, कह दिया कि मैं अब आपका साथ नहीं निभा सकता, तो इससे स्पष्ट जाहिर है कि इनकी विश्वसनीयता अब खत्म है पूरी तरह से। देखा है उस पर सोशल मीडिया पर भी, और कि उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन का मुझे समय चाहिए फैसला लेने के लिए। अब वो क्या फैसला लेते हैं वो तो वो जाने, जब हमारे सामने कोई बात आएगी। अभी तक मेरे कोई संज्ञान में नहीं है, जब वो हमारे साथ कोई आगे चर्चा बढ़ेगी तो हम आपको बताएं। वहीं जेजेपी पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जेजेपी में नैतिकता का गला घोटा है और जेजेपी में सिर्फ परिवार के लोग ही रह जाएंगे। जेजेपी की अगर हम बात करते हैं तो लगातार आपकी तरफ से भी सहमति नहीं दिखती थी जेजेपी में जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। तो अब जेजेपी की अगर मैं बात करती हूँ तो कई पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने जेजेपी में शामिल हुए हैं, साथ ही अध्यक्ष भी उन्होंने मौखिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। तो संभवतः कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस में वो शामिल हो सकते हैं। किस तरह से देखते हैं आप जेजेपी को? एक पार्टी में एक तरफ कह रही है कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर वो अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण जो क्षेत्रीय दल हरियाणा में था इनेलो की शक्ल में अब है, या पहले लोक दल की शक्ल में था, दमकिपा नाम से था, और उसका एक अपना स्थान था हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि जो लोकल एस्पिरेशन है उनमें वो उनको उठाते थे, लोग उनका साथ देते थे। लेकिन खुद ही अपनी परिस्थिति ऐसी बना दी कि उन्होंने अपनी जगह ही खत्म कर ली। सबसे पहले तो पार्टी दो टूक होना, दूसरी जो पॉलिटिकल एथिक्स है, नैतिकता है, उसको तोड़ने का अगर किसी ने काम किया तो जेजेपी पार्टी ने नैतिकता का गला घोटा, करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन, और इसी वजह से आज उसका कोई स्थान नहीं। और आप देखना कि शायद परिवार के कुछ लोग बचेंगे, बाकी पार्टी को लोग छोड़ के चले जाएंगे, और लोग पार्टी को छोड़ के ज्यादातर उनकी इच्छा होगी कि वो कांग्रेस के साथ जुड़ें। आपने अध्यक्ष की बात कही, दूसरी बात कही, हो सकता है उनके विचार में भी यही बात हो कि हमें कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए। इधर लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है और वो कल यानी कि 9 अप्रैल को कांग्रेस का हाथ थामेंगे। इसके साथ ही बीरेंद्र सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक प्रेमलता ने बीजेपी छोड़ दी है। जी हाँ, मैंने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को
अपना त्यागपत्र पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से प्राथमिकता से दे दिया है। और मेरी धर्मपत्नी जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही हरियाणा में 2014 से 2019 तक, उन्होंने भी त्यागपत्र भारतीय जनता पार्टी से दे दिया है। और कल हम अपने बहुत बड़े जो मेरे पुराने साथी हैं और जिन्होंने राजनीतिक तौर पे मेरे साथ लंबे समय तक काम किया है, वो हम सब मिलके कल कांग्रेस में शामिल होने के लिए कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे। एक अनुभव मुझे हुआ कि विचारधारा की लड़ाई में मैं बीजेपी की विचारधारा से पूर्ण तौर पे सहमत नहीं हूं। इधर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद हरियाणा न्यूज से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं। वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। क्या आपने आधिकारिक रूप से रिजिग्नेशन दे दिया है भारतीय जनता पार्टी में? जी हाँ, मैंने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को अपना त्यागपत्र पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से प्राथमिकता से दे दिया है। और मेरी धर्मपत्नी जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही हरियाणा में 2014 से 2019 तक, उन्होंने भी त्यागपत्र भारतीय जनता पार्टी से दे दिया है। और कल हम अपने बहुत बड़े जो मेरे पुराने साथी हैं और जिन्होंने राजनीतिक तौर पे मेरे साथ लंबे समय तक काम किया है, वो हम सब मिलके कल कांग्रेस में शामिल होने के लिए कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे। आप कई दशक से राजनीति में हैं, करीब 40 साल के आसपास आप कांग्रेस में रहे, फिर 10 साल करीब आप भारतीय जनता पार्टी में रहे। तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपने भारतीय जनता पार्टी को त्याग दिया और आप वापस से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं? देखिए, मेरे को कोई पार्टी, मैं ये नहीं कहता कि मेरा कोई बड़ा भारी नुकसान पार्टी में हुआ या मेरे को पार्टी ने वो सम्मान नहीं दिया जो कि मैं अपेक्षा करता था। ये नहीं है बात ये है कि मैं 42 साल कांग्रेस में रहा और कांग्रेस की विचारधारा मेरे मन में ये था कि वो कारण थे कुछ जो मैं कांग्रेस छोड़ के जानी पड़ी। लेकिन मेरा ये भी मानना था कि भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा है और हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत फर्क होगा, तो उसको लंबा चौड़ा फर्क नहीं मैं मानता था। लेकिन जब मैं यहाँ आया और एक अनुभव मुझे हुआ कि विचारधारा की लड़ाई में मैं बीजेपी की विचारधारा से पूर्ण तौर पे सहमत नहीं हूँ, और ये सबसे बड़ा मेरा कारण था। दूसरा, मैं ये भी आपको अजीब लगेगा, भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और वो अपने कार्यकर्ता को महत्व देती है। ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात है। और कैडर पार्टी, सभी कैडर पार्टी, सीपीआई है, सीपीएम है और दूसरी ऐसी हैं, वो सब अपने वर्कर्स। लेकिन वर्कर्स में से उठ के जो आदमी 50 साल राजनीतिक जीवन में रहे, उसके साथ हजारों लाखों साथी जुड़ते हैं और फिर भी उसको ये संज्ञा ना दी जाए कि ये हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं। हम भी अगर साधारण वर्कर हैं तो जो साधारण है उनकी कहाँ जगह है, फिर उनकी तो कोई पूछ ही नहीं। तो इसलिए ये भी एक मेरा कारण था कि मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने कुछ कदम बढ़ा के अपने साथ लोगों को जोड़ा है और ये मेरी शक्ति का प्रतीक है। और इसको भारतीय जनता पार्टी ने कभी आकलन में ठीक नहीं समझा या ठीक नहीं लिया गया। तो मेरा निर्णय ये भी था कि मैं अब कांग्रेस में वापस जाऊं। वहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुले मन से मैंने सीखी भी हैं और उसको आगे बढ़ाया भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे चौधरी वीरेंद्र सिंह को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेते हुए कांग्रेस में शामिल होने वाले महारैली की जाएगी, तमाम मुद्दों को लेते हुए एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। अंबाला के बराडा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की 10 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया है। इसके साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि देश की जनता कांग्रेस की गारंटी पर विश्वास नहीं करती। एक ही लोगों का संदेश है कि हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए
यहां से जीत जतवा करके भेजने का काम करेंगे। भाई और सरकार काम करने वाली सरकार है, ये बात करने वाली सरकार नहीं है। कितने बड़े सुधार किए हैं। अगर हम देखें देश के अंदर या कांग्रेस के समय के अंदर अगर 55 साल तक शासन किया, आज ये होर्डिंग लगा करके, बड़े बड़े बोर्ड लगा करके लोगों के बीच में इस प्रकार की बात करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम गारंटी देते हैं। आज आपकी अगर ये मुलाना की सरदारी में मैं बैठा हूं, जिन लोगों ने 55 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया हो, एक छत्र एक परिवार का शासन रहा हो, 55 सालों के अंदर भी, उसके बाद भी अगर वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए तो भाइयों इनकी गारंटी के ऊपर अब देश विश्वास नहीं करता। आज एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास करता है, वो गारंटी नरेंद्र मोदी की है। इधर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला द्वारा हेमा मालिनी पर किए गए विवादित बयान को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रतिक्रिया दी। कंवरपाल गुर्जर ने सुरजेवाला के बयान को निंदनीय बताते हुए कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। देखिए, मैं उसकी आलोचना करता हूं। वैसे तो आदमी को अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए, चाहे हम किसी की आलोचना भी करें उसमें भी संयम रहना चाहिए, हमें संयम नहीं शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जहां तक सुरजेवाला जी की बात है तो उन्होंने उसमें भी कभी संयम नहीं रखा। हालांकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इससे तो यही मानना चाहिए कि कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है। और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है और जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं, तो मैं मानता हूं कि बेहद गलत है, बहुत ही निंदनीय है। सोशल मीडिया पर नाम के आगे से मोदी का परिवार हटाए जाने को लेकर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने विधायक दल की बैठक को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, ऐसा है, आप सबको पता है कि मैं एक्स मंत्री हो गया हूं और सारे जहां पर मेरा नाम पहले लिखा हुआ है उसको चेंज करना पड़ता है और मैं करता जा रहा हूं धीरे धीरे। तो कल मैंने जब एक्स पर मैं नाम चेंज करने लगा तो वो जो उसमें उसकी एक सीमा होती है अक्षर आने की, वो उससे सीमा ज़्यादा हो गई, तो उसमें वो आ नहीं रहा था किसी भी प्रकार से, एक्स लिखने से उसमें वो नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने वहाँ से निकाल के और नीचे बायोडाटा में लगा दिया। वो तो मैं हूँ ही मोदी परिवार का, और मैं तो कई बार कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूँ। नहीं, ऐसा ना, मुझे मेरी हैसियत बता दी गई और मुझे समझ आ गई कि मेरी हैसियत एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा। मैं अम्बाला छावनी का 6 बार का विधायक हूँ, 6 बार का। तो मेरे जो उनके प्रति फर्ज हैं उनको मैं निभा रहा हूँ और जो मुझे काम करने चाहिए मैं अपने नियमित सभी काम करता हूँ। इधर अभिनेता संजय दत्त ने अपने चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, अगर मैं राजनीति में कदम रखूंगा तो खुद घोषणा करूंगा। आपको बता दें कि संजय दत्त की करनाल से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा थी। तो ये सोशल मीडिया पोस्ट भी आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी राजनीति में शामिल होने की सभी अफवाहों पर विराम लगाना चाहता हूं। मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूं, यह चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने का फैसला करता हूं तो मैं इसकी घोषणा करने वाला पहला व्यक्ति होगा। कृपया अभी तक मेरे बारे में खबरों में जो चल रहा है उस पर विश्वास करने से बचें। ये संजय दत्त ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है और जिस तरह की अफवाहें चल रही थी उस पर उन्होंने विराम लगा दिया है। तो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर मैं राजनीति में कदम रखूंगा तो ये बताने वाला मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा।
वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने बताया कि नवरात्रों में उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। कांग्रेस के उम्मीदवारों की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में लगातार इंतजार किया जा रहा है कि कब ऐलान किया जाएगा, कब उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया। कब तक इंतजार और करना होगा? नवरात्रों में सारे हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे। बहादुरगढ़ में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में ना रोजगार रहा और ना ही सुरक्षा रही। इस दौरान उन्होंने रोहतक से बड़ी जीत का भी दावा किया है। मैं समझता हूं कि बहुत से दलों से लोग कांग्रेस पार्टी में निरंतर ज्वाइनिंग जारी है। हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे जजपा हो, चाहे वो अन्य दल हों, लगातार पिछले 1.5 साल में लगभग 37-38 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, यहाँ तक कि मौजूदा सांसद भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। कि लोग 10 साल की सरकार से त्रस्त है, हर वर्ग नाराज है। ना कामकाज रहे, ना खुशहाली रही, ना रोजगार रहे, ना अमन चैन रहा। इस सरकार में हरियाणा को आगे की बजाय पीछे लेके जाने का काम हुआ। रोहतक लोकसभा का चुनाव ना सिर्फ एक सांसद बनाने का चुनाव साबित होगा, मगर हरियाणा की अगली सरकार बनाने का भी चुनाव साबित होगा कि हरियाणा में 3 महीने बाद चुनाव होता है। तो चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो यहां पर भी राजनीतिक उठापटक और सियासी घमासान का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। पहले अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से तमाम तरह की सीटों पर प्रत्याशियों के नाम जो है वो बता दिए गए हैं। यानी कि 10 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की लिस्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं देखने वाली बात होगी कि इनेलो और जेजेपी का क्या होता है। तो सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब में देखने वाली स्थिति यह भी होगी कि आखिर 400 पार का जो नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर कब्जा करती है और विपक्षी दल का चुनाव के परिणाम में क्या कुछ अस्तित्व रहता है। हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा।